तो हमने यहाँ पे लेफ्ट किया था इश्यूज लाइक द फॉर्मेशन ऑफ सबात स्कूल्स बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, यानी कि जी सना अभी आई है पहला ग्रुप, पहला आई थिंक पहली मीटिंग आपने ज्वाइन नहीं की थी मैम, पिछले में भी थी। अच्छा, चले तो सबात स्कूल्स यानी कि जो उससे रिलेटेड चर्च से रिलेटेड जो स्कूल्स थे ना जिसको कंट्रोल किया जा रहा था, मतलब जिसके अंदर जैसे यहाँ पे मस्जिदों में साथ मदरसे बनाए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, इस तरह से चर्च के साथ कुछ चर्च से रिलेटेड स्कूल होते थे और उनमें जो है ना इनकी मर्जी के वहाँ पे, क्योंकि बच्चे हॉस्टल्स में रहते थे, लोग हॉस्टल्स में रहते थे जो भी सीखने वाले थे, तो उनमें जो है ना वो वार्डन्स और इस तरह के उनके हॉस्पिटल्स भी होते थे साथ साथ, तो उस स्कूल को चर्च के ही जो प्रीस्ट और जितने भी चर्च मैन थे, क्लर्जी मैन थे, वो उसको कंट्रोल करते थे। तो उसको भी फॉर्मेशन बात स्कूल मैम इनको मदरसों को कहते हैं? मदरसों को नहीं, जो चर्च से रिलेटेड स्कूल है ना उसको कहा गया है। ठीक है, तो उनका जो है ना ये इनके रिलीजन में है ना, इज कहते हैं कि जो इसकी एक हिस्ट्री है, कहते हैं कि जो बात है ना, एक ऐसा दिन है कि एक मतलब अ डे ऑफ रेस्ट ऑन द 7th डे, यानी कि उनका ये मानना है कि उस नाम से इन्होंने स्कूल बनाया हुआ है ना, और उनका मानना है कि ये मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जो यहूदी थे, जो आपने कुरान मजीद अगर में इसकी तफसीर पढ़ी है तो उसमें ये होगा कि जो हफ्ते का दिन था उनको मना किया गया था कि मछलियाँ नहीं पकड़नी और इस तरह से। जी। तो ये जो है ना उनके लिए जो 7th डे है ना वो हफ्ते को माना जाता है। ठीक है, 7th डे जो है ना हफ्ता और इतवार को मानते हैं वो, तो वो जो है ना इससे रिलेटेड इन्होंने ना ये बात उस डे को कहते थे। उनका ये मानना था कि उनका जो हफ्ता इतवार है ना वो डे ऑफ रेस्ट है, स्पेशली जो सैटरडे है ना उसको डे ऑफ रेस्ट कहते थे। ठीक है, तो उनको ये कहते हैं कि ये हमारे लिए ना जो डे है ना वो रेस्ट का डे है, और इस दिन हम लोग जो है ना कह लें कि यानी कि इस दिन जैसे वो चर्च जाते हैं ना, इतवार को जाते हैं ना, जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं इतवार को जाते हैं ना प्रे के लिए, ठीक है, चर्च वगैरह में, तो ये हफ्ता इतवार जो है ना उस सेंस में वो लेते हैं। तो उसी पे उस जो डे है ना जो उनका रेस्ट डे है, वो ये सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, तो ये दो दिन वो मानते हैं। बेसिकली संडे ही सुना गया है अब तक। तो उस डे को ना वो सबात डे कहते थे। सबात से जो है ना सबात स्कूल्स बनाए गए हैं चर्च के साथ, जो है ना चर्च से एफिलिएटेड जो स्कूल है ना उनको सबात स्कूल कहा गया है। ठीक है, तो वो जो सबात स्कूल है ना, हम भी सैटरडे संडे को सबात बोलें। एज यू विश। लेकिन ये याद रखना कि कोई पूछे तो आपके पास जवाब देने को हो कि बात कहते किसको है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट का पूरा लेक्चर उनको सुना दूंगी कि मेरी मैम ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो इन स्कूल को जो है ना वो रीफॉर्म करना चाहते थे, इनकी फॉर्मेशन को वो चेंज करना चाहते थे। तो दिस Smart schools become extremely important because they represent change in how the church groups are conducted. वो जो स्कूल्स है ना वो चर्च को रिप्रेजेंट करते थे कि इन चर्च के जो ग्रुप्स हैं ये किस तरह से कंडक्ट किए गए हैं, यानी कि स्कूल का जो फॉर्मेशन है ना उसको देख के बताया जा सकता था कि चर्च पे बेसिकली कौन डोमिनेट कर रहा है, ओल्ड चर्च कर रहा है या न्यू चर्च कौन सा ग्रुप कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चर्च के ये जो ग्रुप्स है ना ये इनको रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्कूल्स है ना चर्च के, ये इन दोनों ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यू और ओल्ड चर्च, इंक्लूडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है ना उसमें भी इनको ऐड किया जाता है, यानी कि जो स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे हैं ना उनको उनकी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है ना जिनको वो फॉलो करते हुए स्कूल्स के अंदर रहते भी हैं और सीख भी रहे हैं, उनको जो है ना वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो इस स्कूल को वो उसकी फॉर्मेशन, यानी कि उसकी जो फॉर्मेशन है जिस तरह से उसको फॉर्म बनाई जाती है उसकी, उसको कंडक्ट किया जाता है, वो शो करता है कि ये जो स्कूल है उस चर्च से बिलोंग करता है जिसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स कंडक्ट किए गए हैं, न्यू और ओल्ड चर्च, जो कि चेंज लाना चाहते हैं, जो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, in Worcester, these religious issues take on personal significance as each side rejects the other's ideas about what makes the church. ठीक है, दोनों ग्रुप्स थे, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन थी। ठीक है,
पर्सनल सिग्निफिकेंस दोनों की अलग थी. These religious issues take on personal significance. थे ये रिलीजियस इश्यूज यानी कि चर्च से रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन इसको पर्सनल सिग्निफिकेंस लिया गया. यानी कि अपनी पोस्ट, अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड लोग इस तरह से उनके आइडियाज़ क्या थे, हम अपने बारे में सोचें, अपनी पोस्ट, अपने अपने आप को जो है ना अपग्रेड करने का सोचा है, उनकी ये चीज़, इस चीज़ को फॉलो करते थे. तो ये जो दोनों के आइडियाज़ हैं वो शो करते हैं कि जो है सिग्निफिकेंस एज ईच साइड रिजेक्ट्स थे अदर्स आइडियाज़. एक दूसरे के आइडियाज़ को वो रिजेक्ट करते थे, जो कि चाहते थे कि हम चर्च को रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो कहते थे हम चर्च को अपने तरीके से रिफॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, जबकि दोनों के थॉट्स डिफरेंट थे, दोनों की पर्सनल सिग्निफिकेंस अलग थी. उनकी पर्सनल सिग्निफिकेंस जो लो चर्च वाले थे, यानी कि जो लिबरल चर्च हैं, उनकी अलग थी. उनको अपने लोग चाहिए थे जो पैसा या पोस्ट या पोजीशंस को प्रेफर करते हैं. लेकिन जो दूसरे जो ओल्ड चर्च थे, जो अपने जो लाइक ट्रेडिशंस को, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते थे, उनको इन चीज़ों को एक्सरसाइजेस उनके करवाते थे. तो वो जो है अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते थे. वो समझते थे कि जो ओल्ड चर्च चलता आ रहा है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, तो हम ये वाले हमारे आइडियाज़ हैं, हम इनको लेके आगे चलना चाहते हैं. इसलिए उनको वो बोरिंग कहते थे. जो लिबरल हैं वो उनको बोरिंग कहते थे, अपने आप को वो बहुत कूल और इस तरह से लिबरल समझते थे. तो ये दोनों के आइडियाज़ थे. तो ये आप आइडियाज़ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसमें. ठीक है, rather than seeing each other as opposite sides of the same organization, both sides work to establish their own dominance and to make sure that the other side cannot enforce its own views. क्या था ये लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ आती है, कुछ आइडिया मिलता है? जो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछली अंडरस्टैंडिंग भी है, अब तक आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया ये दोनों के दरमियान कौन सी बातों पे कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही थी. तो इन दो मतलब वो दोनों जो पार्टीज थी वो अपना अपना चाहती थी कि ये यहाँ पे हमारा एक इन्फ्लुएंस हो, जो न्यू वाले थे वो चाहते थे कि हमारा इन्फ्लुएंस हो. तो वो दोनों इस चीज के लिए काम कर रहे थे, मतलब वो इन्फोर्स करना चाहते थे अपने लॉज. Exactly. Rather than seeing each other as opposite sides of the same organization, यानी कि बजाय इसकी कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे को समझ लेते, उन्होंने बोथ साइड्स वर्क टू एस्टैब्लिश देयर ओन डोमिनेंस. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी अपनी डोमिनेंस बनाना शुरू किया. उन्होंने ये नहीं किया कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दो पार्टीज हैं या दोनों अपोजिट साइड्स हैं. उन्होंने अपनी अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी. एंड टू मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाया that the other side cannot enforce its own views, कि दूसरी जो उनकी अपोजिट साइड है वो उसको अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते थे. ठीक है, तो दोनों पार्टीज की कोशिश यही थी, हालांकि बेशक दोनों के व्यूज डिफरेंट थे, लेकिन कोशिश दोनों की यही थी कि हम उनको ना आगे जाने दिए जाएं और वो कहते हम इनको ना आगे जाने दें. इन doing so, ऐसा करने से many insignificant issues become very important because they reflect the struggle of for power. इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज पैदा हो गए थे कि जो लाइक इनसिग्निफिकेंट इश्यूज, यानी कि जो पहले जो गैर ज़रूरी इश्यूज हैं जिनको फोकस करना ज़रूरी नहीं था. ठीक है, वो उनका जो है ना अपनी जो स्ट्रगल ऑफ पावर है उसके पीछे इस हद तक इन्वॉल्व हो गए थे कि कौन अच्छा आई थॉट मे बी सबने किसी ने मैसेज ड्रॉप किया है. तो दोनों के जो है ना दोनों की स्ट्रगल फॉर पावर थी. ठीक है, वो अपनी अपनी पावर के लिए अपनी अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दोनों जो कर रहे थे वो इनसिग्निफिकेंट थी. मतलब उनके जो इश्यूज थे ना वो अनइम्पोर्टेंट थे. इम्पोर्टेंट वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उनको फेंट किया जा रहा था, उनको पीछे छोड़ा जा रहा था. तो इनसिग्निफिकेंट इश्यूज थे वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे. ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट यानी कि अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट जिन चीज़ों की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. Issues become very important because they reflect the struggle for power. The wardenship at the hospital. अब वार्डनशिप की बात हो रही है. वार्डनशिप किसके पास थी जिसे छीन ली गई थी, अगर आप में से किसी को याद हो तो? मिस्टर हार्डिंग के पास. मिस्टर हार्डिंग के पास, एग्जैक्टली. तो मिस्टर हार्डिंग के पास थी वार्डनशिप, जिससे मिस्टर स्लोप ने उसे छीन ली थी मिसेस फूडी के कहने पे. द डिनरी ऑफ द कैथेड्रल
यानी कि जो कैथेड्रल यानी कि जो चर्च है, जो कैथोलिक्स थे उनकी जो डीन्स थे, डीनरी मतलब जो डीन जो हाई पोस्ट थी, ठीक है। डीन्स अगर आपको पता हो कि ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हमारे डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ डीन्स होते थे, वो पीएचडी होल्डर्स होते थे और उनके एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता था, तो उनको हायर पोस्ट दी जाती थी। उनको डीन्स कहते थे। वो क्या करते थे, वो पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते थे। पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी होने वाले कोई भी फंक्शंस होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको वो ही हैंडल करते थे, वो ही रिफॉर्म करते थे उनको। तो डीनरी यानी कि चर्च को रिफॉर्म करने वाला जो मेन पोस्ट होती है जिसके पास, जैसे गवर्नमेंट की बात की जाए तो वज़ीर आज़म या सदर की मेन पोस्ट होती है, इसी तरह से चर्च के अंदर जो मेन पोस्ट है, जो हायर पोस्ट, हायर लेवल की पोस्ट है, उसको डीन्स कहा जाता है, उसको डीन कहा जाता है। तो डीनरी ऑफ द कैथेड्रल यानी कि चर्च के अंदर जो डीनरी थी और जो वार्डनशिप थी उसको, एंड द स्मॉलर कंसर्न्स ऑफ दिस वार्ड स्कूल all have important consequences in having one side or the other vindicated by public recognition of their cause। यानी कि लोगों के सामने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते थे अपने अपने व्यूज के लिहाज से, तो दोनों की अपनी अपनी साइड थी। तो जो स्मार्ट स्कूल्स थे, स्मॉलर कंसर्न्स ऑफ द स्मार्ट स्कूल, वो स्मार्ट स्कूल के जो कंसर्न था वो बहुत पीछे रह गया था। किसके आगे? जो वार्डनशिप थी, जो नीचे बात हो रही है वार्डनशिप की, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये लास्ट टाइम में जो बात हो रही है ना, द वार्डनशिप एट द हॉस्पिटल। इस वार्डनशिप के पीछे यानी मिस्टर हार्डिंग को निकाला गया और मिस्टर जो क्वार्टरविल था इसका नेम आई थिंक, तो उसको हायर किया गया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया। तो उसको किस वजह से किया रिप्लेस, उसको क्यों रखा गया? वो मिसिस प्रूडी की सिफारिश पे रखा गया उसको। तो उस उन अफेयर्स में, हाँ जी मैम मैं एक मिनट लीव कर लूँ, हमारे दरवाजे पे कोई नॉकिंग हो रही है और घर में कोई नहीं है। कर लें, आप लीव ना करें, अपना म्यूट कर लेना। ठीक है मैम, मैं बता। ठीक है। तो द वार्डनशिप एट द हॉस्पिटल, जो चर्च से का ही वो उसी से एफिलिएटेड हॉस्पिटल था, उसकी वार्डनशिप के पीछे लगे हुए थे सब, जिसमें मिस्टर हार्डिंग और मिस्टर क्वार्टरविल की आ जाती है। द डीनरी ऑफ द कैथेड्रल के चर्च की डीनरी किसको दी जाए, डीन कौन बनेगा, किसकी डीनशिप किसको दी जाए, तो इन अफेयर्स में जो है जो स्मार्ट स्कूल है उसको इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। स्मार्ट स्कूल का जो कंसर्न है वो कहीं पीछे रह गया था, छोटा पड़ गया था, ठीक है। तो जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि दोनों साइडों में हमने अपनी रिकग्निशन के लिए दोनों ने अपनी अपनी लदा से कोशिशें शुरू कर दी और दोनों ने एक दूसरे को अपोजिट या नीचा दिखाने के लिए लदा से जो है हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो जो चर्च के इश्यूज थे, जो रिलीजन इश्यूज थे और जो स्मार्ट स्कूल्स था, उनके जो कंसर्न थे वो बहुत पीछे रह गए थे, ठीक है। तो जो ये जो इनके नज़रियात थे और यही जो वो रिफॉर्म करना चाहते थे, इनकी जो स्ट्रगल थी, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस थी, ये सारी डिटेल्स आएंगी फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट थीम में, जो ऊपर लिखा है ना, चर्च डॉक्ट्राइन और रिफॉर्म, ठीक है, उसमें ये सारा आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया अब तक आपको? यस मैम मैं आ मैम। गई हूँ वापस। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट है गॉसिप। गॉसिप से रिलेटेड आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? गॉसिप्स, मैम ये जो उनके गैर जरूरी अफेयर्स चल पड़े थे एक दूसरे के साथ। हाँ जी, गॉसिप, गैर ज़रूरी अफेयर्स, जो उनकी, हाँ जी, जो अफेयर्स चले थे ना वो सीक्रेट गॉसिप्स, उस सेंस में कहा है कि सीक्रेट गॉसिप्स उनकी चलती थी आपस में। उन्होंने एक ने दूसरे के साथ जो है सीक्रेटली अफेयर्स और कोर्टशिप स्टार्ट कर दी थी, ये इसी सेंस में। क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे थे ना। एग्जैक्टली। जो असल में कोई रिलेशनशिप या कोई ताल्लुक या वो वाली तो बात नहीं थी, सिर्फ अपने अपने मकसद को देख लेते। एग्जैक्टली इंडिविजुअल क्या उनका फायदा है, ऐसे ही है। तो जो है वो उनके, अभी हम साथ पढ़ते हैं फिर हम करते हैं, क्योंकि इससे जो है ना नेक्स्ट फाइल भी है हमें डिस्कस करनी है, तो टाइम 1 घंटा रह गया अभी। तो वन ऑफ द ऑनगोइंग themes relates to the problems created by rumor and gossip। rumors क्या होते हैं? अफवाहें, ठीक है, एंड गॉसिप, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और जो थीम नज़र आती है ना इस नॉवल के अंदर, वो क्या है? गॉसिप्स और रूमर्स, यानी कि अफवाहें एक दूसरे के बारे में फैलाना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, किसी को इरिटेट करना, और ये इसी तरह के ये सारा गॉसिप्स और रूमर में आ जाता है, ठीक है।
अब कैसे किया, कैसे किया, जैसे जैसे आप अभी हम थीम्स पढ़े हैं ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे आएंगे ना, हम प्रैक्टिस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू, मिस्टर स्टोक का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मिस्टर स्नोक का जो कैरेक्टर है ना, ये अपने पास बेशक अभी नोट डाउन कर ले कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये पेपर में आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। कौन सा? मिस्टर स्लोप का मिस्टर कैरेक्टर। स्लोप। और मैम बुक में भी, करंट नोट्स में भी सिर्फ यही दिया गया है। आपके पास करंट नोट्स में ये है मिस्टर स्लोप का क्या, ये सॉरी, ये नॉवल है आपके पास? यस मैम, लास्ट में 2-4 पेजेस हैं इसके, ज्यादा डिटेल में नहीं है, ज्यादा उसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस ही है। इसमें मिस्टर स्लोप का कैरेक्टर है, और इसमें ये जो आज आप टॉपिक पढ़ा रही हैं, थीम इन बारचेस्टर टावर्स, ये है, और इसमें शॉर्ट समरी है बस। अच्छा अच्छा, वो तो मेरे पास भी है, इसके बाद मैंने वही आपको डिस्कस उसी पे डिस्कशन करनी है। तो आई डोंट नो, इन्हें शायद किसी को डाटा नहीं मिला इस पे, ये क्या सीन है। तो खैर, ये भी मेरे पास जो अभी मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ ना, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत संभाल के रखने वाले हैं, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगे, ठीक है। ये पेड है, ठीक है, मैंने इसको इसके बदले में जो है ना पे किया है, इन नोट्स के बदले में, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है। तो अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था ना, आई थिंक कौन सा टॉपिक था हमारा? ये मैम रूमर्स और गॉसिप्स वाला। नहीं नहीं, सेकंड लाइन शुरू करें। नहीं लास्ट नहीं, टेल हमने ऑफ टू correction- लास्ट सिटीज हमने मैम, लेक्चर, ओके टेल ऑफ ओके। टू सिटीज आई थिंक नहीं यही था। नहीं, बचेस्टर टावर का वो मेल लास्ट टॉपिक क्या था, समरी थी? जेन ऑस्टन, मेल जेन मेल ऑस्टन जेन पढ़ा था। ऑस्टन, यस, मेल जेन ऑस्टन। मेल जेन जेन ऑस्टन का ऑस्टन भी, का था मैम। हाँ जी, वो भी पेड था, वो क्वेश्चन भी पेड, मुझे मतलब इस तरह से मैंने नेट पे सर्च किया बहुत ज़्यादा, वो नहीं मिला, तो वो मुझे पे करना पड़ा। पे के जो है ना उसके लिए वो कुछ डॉलर्स होते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं, या फिर आपके कुछ नोट्स होते हैं, आपको उनको जो है ना वो भेज के तो बदले में आपको नए नोट्स लेने होते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने नोट्स मंगवाए हैं। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो है ना आप लोग ये नोट्स अपने पास संभाल के रखना। तो अच्छा, one of the ongoing themes relates to the problems created by rumor and gossip. Much of the plot revolves around the misunderstanding and confusion of people assuming that suspicions are fact instead of going for direct information. डायरेक्ट, ये इसका क्या मतलब हो सकता है कि सस्पिशंस जो फैक्ट्स थे या जो कंफ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये क्या मसला है? मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? मैम सस्पिशियस का मतलब मशकूक, ऐसा कुछ है? हाँ जी। ओके। तो मुझे बताएं यहाँ पे इसका क्या होगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे? अच्छा तो एनीवन एल्स? सना, शाजीना, आयशा, जो भी हैं सब, आप लोग भी बोल सकते हो। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पूरा जो प्लॉट है ना, प्लॉट मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर किया, बनाया जा रहा है, बनाया गया है इस नॉवल का, उसमें ये जो सारी स्टोरी है रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड? मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी सबके दरमियान में, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जिस तरह से हम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास कैरेक्टर है, एलिनर का कैरेक्टर है और मिस्टर स्लोप का कैरेक्टर है, ये यानी कि जिन्होंने अपनी वजह से दूसरों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। जैसे कि जो बैटी है, जो भाई था एलिनर का, आई थिंक भाई था, तो उसने नहीं, शार्लोट का, सॉरी शार्लोट का भाई था, उसने एलिनर को प्रपोज किया। तो प्रपोज किया था। हाँ जी, एलिनर को प्रपोज किया, तो अब एलिनर की को उसकी बातें सुन के मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि मतलब ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना कि मतलब मेरे बारे में ऐसे व्यूज़ हैं इसके और इसकी बहन के। तो इस तरह की जो गॉसिप्स करके ना इन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन जो अपने में क्रिएट की थी, और जो सस्पिशियस यानी कि ऐसे शक शुबात वाली बातें हुई हैं जो इनके आपस के अफेयर्स की वजह से, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो पूरा प्लॉट है ना इन चीज़ों के अराउंड घूमता है। तो बजाय इसके ये लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है। अज्यूमिंग दैट सस्पिशियस आर फैक्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कोई हम कहते हैं ना कि किसी को अगर कोई शक है या किसी को कोई कन्फ्यूजन है,
तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ ले, हम ये कहते हैं ना। तो वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बजाय वो क्या करते थे, वो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग में रहना शुरू कर दिया हमने। एक दूसरे पे शक करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि अगर शक हुआ है तो उसको क्लियर कर लें, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बात कर ली जाए। वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट किसी से कम्युनिकेट करें, डायरेक्टली उससे पूछें, वो फेस करें उस बात को। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो कन्फ्यूजन हुई, वो उसी के अंदर रहे और उसी को जो है वो अपने माइंड में रखते रहे। ठीक है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी बहुत सारे कैरेक्टर्स की आपस में। ठीक है, तो गॉसिप और रूमर्स ये उस सेंस में आ रहा है। एलिनर बोल्ड इज एट द सेंटर ऑफ मैनी सच मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, सबसे जो बेसिक जो सेंटर कैरेक्टर है ना, वो एलिनर बोल्ड है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। कैसे हुई, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। एज एवरी वन अराउंड हर assumes things about her personal life without ever asking her directly about it. उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डायरेक्टली पूछने के बजाय उसके बारे में कुछ ना कोई ना कुछ एज्यूम कर रहा है, कोई कुछ एज्यूम कर रहा है। ठीक है, कि ये अमीर है, या जो भी कोई, जैसे मिस्टर स्लोप है तो वो उसके पैसे की वजह से, उसकी ब्यूटी की वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ था। कि मतलब उसने होता ना, हम अपने बारे में तो सोच रहे हैं कि दूसरा बंदा, हमें उससे पैसा मिलेगा, हमें पावर मिलेगी, लेकिन हम उस बंदे की मॉरल वैल्यूज़ को, हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो मिस्टर स्लोप ने क्या किया कि उसका फोकस क्या था, एलिनर गोल्ड की पैसा और उसके जो स्टेटस था उस पे उसका फोकस था। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये यहाँ पे क्रिएट हुई कि वो र्यूमर उसको जो है ना, उसके ये उसका कहने की मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी मिस्टर स्लोप की, कि वो अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहा था, तो उसने उसकी फीलिंग्स का नहीं सोचा। ठीक है, जिसको उसने एट द एंड ऑफ नॉवल हर्ट किया था, कि वो सीक्रेटली एनिमल बोर्ड से भी मिलता था और दूसरी तरफ वो मैडलाइन से भी मिलता था सीक्रेटली। तो दोनों को उसने जो है वो डिसीव किया, तो दोनों की तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई। ठीक है, तो दोनों को इसने मिसअंडरस्टैंड किया। उसको जो है उसके पास भी वो ब्यूटी थी, इस वजह से उसको उसने लाइक अपने बातों में लगा के और साथ अफेयर शुरू कर लिया। इसको भी उसके पैसे की वजह से। तो इस तरह से जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई तीनों कैरेक्टर्स के दरमियान। her intended marriage to Mr. Slope is treated as fact-based solely on the fact that she continues to talk to him when her family has expressed their disapproval. ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन या सस्पिशन यहाँ पे भी ये एक सबूत ये है कि मिस्टर स्लोप के साथ शी इंटेंडेड मैरिज टू मिस्टर स्लोप, उसने मिस्टर स्लोप से शादी करने का इरादा कर लिया था, जो कि एक फैक्ट था जिसको उसके जो, अगर आपको याद हो कि एलिनर बोल्ड का जो है ये जो बहनोई था, ठीक है, उसको जो आर्चडिकन ग्रांट ले है, इसने एलिनर बोल्ड को मना किया था कि तुम मिस्टर स्लोप के पीछे ना जाओ, वो एक धोखेबाज इंसान है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि व्हेन हर फैमिली हैज एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल, वो आज चिकन ने उसको डिसअप्रूव किया था, इवन देन उसने जो है उसके पीछे जाने की कोशिश की थी। तो उसकी वजह से उसको जो है वो एक धोखा मिला, और जो भी वो मैम मिस्टर स्लोप ने जो है एलिनर से शादी करने की हाँ जी, ओके मिस्टर स्लोप ने उसने बात की थी, मिस्टर स्लोप ने बात की थी या फिर मिस्टर स्लोप और बोल्ड का अफेयर था, और वो अफेयर था मतलब ना, बोल्ड शादी दोनों करना एग्री चाहती थे, दोनों एग्री थे कि मतलब हम शादी करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो मिस्टर स्लोप है वो जो एलिनर बोल्ड है ना, वो एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती थी जिससे मतलब एक, बस वो शादी करना चाहती थी कि उसकी तन्हाई दूर हो और वो एक ऐसे इंसान के साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सके। ऑल्दो वो भी थोड़ी-सी थी रोमांटिक और सेक्सुअल नज़र आई है, लेकिन मिस्टर स्लोप जो है वो अपने आप में एक डिसऑनेस्ट पर्सन था, जिसने सीक्रेटली इसके साथ अफेयर चलाते हुए उसके साथ मैडलाइन को भी जो है वो सीक्रेटली उसको भी बातों में लगा के उसके साथ भी मैरिज का जो है वो स्टार्ट कर दिया था कि मतलब हम शादी करेंगे वगैरह वगैरह। तो जो है ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसकी एलिनर बोल्ड की मिस्टर स्लोप के बारे में, कि जब उसको आज चिकन ने मना किया कि तुम उसको, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम उसको बिलीव ना करो, तो उसने इसकी बात नहीं मानी। वो मिसअंडरस्टैंड करते हुए
अपनी उस कन्फ्यूजन को वो दूर नहीं किया उसने, और उसके जो है मिस्टर स्लोप के पीछे ही भागती रही। तो एट द एंड ऑफ नॉवल उसको उसकी सच्चाई पता चल गई, और जिसपे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। ठीक है, उसने मिस्टर स्लोप को थप्पड़ भी मारा था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हुई, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुई कैरेक्टर्स के बीच में। Her family's suspicions spin out of control and they decide among themselves that she is planning to marry him when she has no such intention and has not expressed such an intention to anyone. उसने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही इस प्लानिंग के बारे में किसी से शेयर किया था। ठीक है, उसकी टेंशन थी या नहीं थी, ये उसके और मिस्टर स्लोप के बीच में बात थी। इसकी फैमिली को सिर्फ इतना पता था कि ये उसके साथ दोनों का मतलब अफेयर चल रहा है। दोनों को इनके बारे में नहीं, इनके जो मैरिज प्लानिंग के बारे में किसी को पता नहीं था। ठीक है, ओके, बिकॉज नो वन टेल्स हर व्हाट दे आर थिंकिंग। किसी को नहीं पता था, कोई कह नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे थे। She unwittingly provides more evidence in her defense of Mr. Slope. Unwittingly, बेवकूफ़ों की तरह जो मिस्टर स्लोप के डिफेंस के लिए, उसको डिफेंस यानी कि किसी को दफा करना, किसी का जस्टिफाई करना, उसके लिए वो हमें एविडेंस देती जा रही थी इसको डिफेंस करने के लिए मिस्टर स्लोप के बारे में, ताकि कोई बात ना करे, या वो ये चाहती थी कि सब इसको मतलब इसकी तारीफ करें या इसको अच्छा समझे, क्योंकि वो इसको अच्छा समझती थी, जबकि बाकी सबको इसकी सच्चाई पता थी। Based on what her family actually says, the conflict lies with Mr. Slope's religious views, and that is what Eleanor addresses. जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मिस्टर स्लोप के रिलीजन व्यूज थे, कि वो शायद बन के, जैसे होता है ना, बन के अपनी बातें बना के बताना किसी को, इस तरह से एलिनर बोल्ड को वो बातें बना के बताता था कि मतलब मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, मेरे इस तरह से व्यूज हैं ये वो। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ना, एलिनर बोल्ड अपने फैमिली पे जो है वो बिलीव नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये मतलब इसके थॉट्स और हैं, लोग इसको और समझते हैं, लेकिन इसके थॉट्स और हैं जो कि मुझे पता है। तो इसलिए वो किसी की नहीं सुनती थी। तो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ व्हाट एलिनर एड्रेसेस मतलब जो लोगों को बताती थी, अपनी फैमिली को उसको जस्टिफाई करने के लिए कहती थी कि एक रिलीजियस पर्सन है, एक बहुत अच्छा लड़का है या मर्द है जो भी है। She does not understand that her family is really talking about a romantic relationship because her family members rely on innuendo rather, इसका क्या मतलब हो सकता है, हीरो का वर्ड ही पहले सोच में, rather than direct tactics। इसका मीनिंग को सर्च करेंगे आप लोगों में से? मैं करती हूँ। ओके, An elusive or oblique remark or hint, typically a suggestive or disparaging one. क्या है स्टार्ट में? An elusive or oblique remark or hint. Abusive? इशारातन कोई बात करना, कोई तंज मारना, कोई रम्ज मारना। अच्छा अच्छा, उर्दू तो में लिखा जैसे- हुआ है नामालूम। ना मालूम। ना मालूम। अच्छा, रम्ज मारना, इशारातन जो वो किया जाता है ना, किसी पे तंज किया जाता है। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में इनवेंटू का मतलब है तंज करना, र्यूमर जिसको सस्पिशियस, शक शुबा। हाँ जी, वो जो इशारातन रम्ज को अंदरूनी बात कोई जाती है, अच्छा, इशारातन कोई आयरनी, बात की जिसको हम जाती है। आयरनी कहते हैं बेसिकली, हाँ, छुपी हुई बात, कोई छुपी हुई बात। तंज करना, रम्ज। जिसके पीछे छुपी होती है बात, कोई बात छुपी होती है। हाँ जी, ठीक है। देन डायरेक्ट टैक्टिक्स कहते हैं कोई हरबा इस्तेमाल करना, कोई इस तरह की ट्रिक यूज करना किसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो शी डज नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि वो समझ नहीं पाई दैट हर फैमिली इज रियली टॉकिंग अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कि उसकी फैमिली वाकई एक इनका जो रिलेशनशिप चल रहा है उसके बारे में ही बात कर रही है। वो ये समझती थी कि वो सिर्फ मिस्टर स्ट्रोक को पर्सनल जो इश्यूज हैं उनकी बेस पे इसको जज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि उसकी फैमिली एक्चुअली उसके रिलेशनशिप को देखते हुए उसको जो भी सजेस्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस वजह से कर रहे हैं। बिकॉज हर फैमिली मेम्बर्स रिलाई ऑन इनविंडू, यानी कि जिस पर रिलाई करते हैं वो ये जो इशारातन बातें की जाती इशारतन हैं। बातें, यानी कि उनकी फैमिली कहते हैं ना, हम किसी को इशारा दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमारा इशारा नहीं समझ रहा। ठीक है,
तो उसकी फैमिली ने उसको जो है ना जो एलिनेट बोर्ड है उसको इशारतन समझाने की कोशिश की थी कि मतलब तुम इसमें बिलीव ना करो इस तरह से, लाइक उसके बारे में डिटेल में जाने के बजाय उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये अच्छा मर्द नहीं है, तुम इसके पीछे ना जाओ, लेकिन वो उनका इशारा ना समझ पाए। रादर देन डायरेक्ट टैक्टिक्स, यानी कि उसकी जो डायरेक्ट जो हरबे इस्तेमाल कर रहा था ना मिस्टर स्लोप उसको मोल्ड करने के लिए, अपने जाल में ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए एलिनर बोर्ड को, वो उनके बारे में नहीं बता रहे थे कि मतलब सिर्फ डायरेक्ट एक होता है ना कि किसी के बारे में हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो हम समटाइम्स कहते हैं कि एक किसी इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो उसकी फैमिली इस तरह से कर रही थी, शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं थे इस वजह से, तो उन्होंने उसके जो हरबे या जो भी उसकी चालाकियाँ वो बताने के बजाय ना उसको इशारा से समझाने की कोशिश की थी जिसको उसने ना समझा। ठीक है, this repeats itself in the inability of Eleanor, यानी कि उसकी इनएबिलिटी कि वो उसको उसके जो हरबे हैं या ट्रिक्स हैं उसको समझ ना पाए, एंड मिस्टर एरविन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स डायरेक्टली, यानी कि अपनी जो एलिनर है उसकी इनएबिलिटी थी कि वो मिस्टर स्लोप के बारे में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि वो किस तरह का बंदा है, और मिस्टर एरविन को अपनी जो है वो कहते हैं कि मिस्टर जो एरविन है वो जो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स डायरेक्टली एक दूसरे के लिए, जो नॉवल के अंदर एक मोमेंट आता है जिसमें एरविन से रिलेटेड एलिनर के कुछ होते हैं, थॉट्स होते हैं, मतलब कुछ फीलिंग्स होती हैं, शो की जाती हैं। तो एरविन के भी उस एलिनर के लिए कुछ फीलिंग्स जो उसने एट द एंड ऑफ नॉवल एक्सप्रेस की थी, लेकिन उससे पहले जो है ना जब वो एलिनर गोल्ड मिस्टर स्लोप में इन्वॉल्व थी तो तब दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरों की ये दोनों की इनएबिलिटी थी। ये क्या कि एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स थी, एक तो एलिनर बहुत कंफ्यूज थी, दूसरी तरफ एरविन जो है वो भी कंफ्यूज था और वो भी डायरेक्ट थी, इसलिए उसको नहीं मैम जो मिस्टर अरविंद थे ये किसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे थे? मिस्टर एलिनर के बारे में, सॉरी एलिनर गोल्ड के बारे में बात हो रही है कि मिस्टर एरविन जो है ना अपनी फीलिंग्स उसको डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, कि एक तो ये कि उसको शायद कंफ्यूजन थी, सेकेंडली वो ये उसके मन में ये था कि मतलब शायद उसकी इनएबिलिटी कहा जा रहा है ना ये, ठीक है, इनएबिलिटी जो एलिनर की इनएबिलिटी वो ये क्या है कि वो मिस्टर स्लोप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, और सेकेंडली वो एरविन को मतलब एज अ गुड पर्सन समझ नहीं पाई। तो मिस्टर एरविन जो है बीइंग अ जेंटलमैन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया उससे, मतलब डायरेक्टली नहीं कर पाया, वो तो एट द एंड ऑफ नॉवल हुआ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसने कर लिया, लेकिन उससे पहले वो नहीं कर पाया एक्सप्रेस, क्योंकि जेंटलमैन जो आपने देखा ना बहुत डिसेंट लोग जो होते हैं ना वो समटाइम्स इन चीज़ों से हिचकिचाते हैं, तो ये चीज़ जो है मिस्टर एरविन के करेक्टर में थी कि वो बीइंग ए जेंटल और डिसेंट पर्सन वो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स डायरेक्टली टू द एलिनर बोर्ड। ठीक है, instead they rely on metaphor and assumptions to get the other to understand their feelings। ठीक है, वो एक दूसरे की assumptions पे डिपेंड कर रहे थे कि शायद वो मेरी फीलिंग समझ जाए, शायद वो मेरे इशारे समझ जाए, या मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ उनको समझ आए। तो मेटाफर क्या होता है कि आज इन वर्ड्स के डीप मीनिंग्स होते हैं जो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेटाफर्स और assumptions जो है ना वो यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने किसी को ना समझा। Okay, the character that goes against this trend is the Signora। Signora क्या होता है? मैंने साफ लिखा भी हुआ है। नहीं सॉरी मैंने पूछा सिग्नोरा क्या होता है? मिस्टर और मिसेस को कहते हैं। नहीं ये होता है कि आप किसी को कोई टाइटल देते हैं या किसी को जो है ना एड्रेस करने के लिए उसका, हाँ मिस्टर एंड मिसेस को नहीं कहते हैं बल्कि मिस्टर एंड मिसेस का वर्ड यूज करते हैं किसी को। मैम ये इटालियन में टाइटल दिया जाता है ना, जैसे मतलब किसी को ऐसे ही मतलब किसी को टाइटल देना, जैसे आप कह रही हैं इटालियन में।
आप ऐसा लोग कुछ ना है। आप लोग पता क्या मैं कर रहे सर्च हो? करती हूँ। हाँ, गूगल पे सर्च करके ना तो सिग्नोरा। आप लोग मुझे सर मीनिंग्स बता रहे हो, समझ किसको भी नहीं आ सर रही है मुझे कि दो, ये होता क्या मैं है। सर्च करूँ सेंफुल अच्छा, मोड में। लेकिन सिग्नोरा का मतलब मैं आपको ये यहाँ बता पे रही हूँ। लिखा हुआ है आई टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस यूज्ड हाँ ऑफ जी, और टू एन इटालियन स्पीकिंग मैरिड वुमन जी। कोरेस्पॉन्डिंग टू मिसेस और मैडम। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे बजाय गूगल के, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जहाँ पे मेरा कर्सर आपको मुंह होता हुआ नजर आ रहा है, एग्जैक्टली थर्ड लाइन एग्जैक्टली, पे टाइटल और टाइटल और फॉर्म टू एड्रेस समवन। एग्जैक्टली। कोई ऐसा टाइटल या एड्रेस जिससे आप किसी को बुलाते हैं, जैसे अगर मैं आप आपस में जैसे बुलाते हो टीचर्स, मिस आप इस तरह से कर लें, मिस आप इस तरह से कर लें, सर। तो मिस सर जो है ना, आप किसी को बुलाने के लिए, इज्जत देने के लिए किसी को एड्रेस करते हैं, तो इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ना उनको सिग्नोरा कहा जाता है। समझ आ गई? ठीक है, ओके मैम। ठीक है। यस। उसमें आप ये मिस्टर एंड मिसेस को नहीं कहा जाता, बल्कि मिस्टर एंड मिसेस या सर के वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो समझ आ गई सिग्नोरा क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो द यस करेक्टेड मैम। दैट गोज अगेंस्ट दिस ट्रेंड इज द सिग्नोरा, यानी कि जो इस ट्रेंड के अगेंस्ट या वो जो कौन थे वो सिग्नोरा का वर्ड यूज किया गया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया। ये किसकी आ रही है? प्लीज थोड़ा सा अपना माइक म्यूट कर दें, जिसके वजह से आवाज आ रही है। Who uses direct language to tell Eleanor exactly how Mr. Arabic feels and urges her to pursue him directly instead of waiting for him to figure out how to tell her he loves her. ये जो है ना, एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं मेंशन किया गया। मुझे लगता है मिस्टर एरबन के बारे में बात हो रही मिस्टर एरविन के बारे में बात हो रही है, लेकिन देखें ये एक पर्सन के बारे में बात हो रही है जिसने दोनों की फीलिंग्स के बारे में कह लें कि उनको है। इन्फॉर्म किया। बताया है उसने। हाँ, वो यूजेस डायरेक्ट लैंग्वेज, जिसने डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की बजाय जो है ना सिग्नोरा के इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, उसने डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की टू टेल एनियर एग्जैक्टली हाउ मिस्टर एरबिन फील्स। उसने एरबिन को बताया, उसने एनियर को बताया कि मिस्टर एरबिन तुम्हारे बारे में क्या फील करते हैं। तो आई थिंक दिस इज मैम आपकी वो स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे, मजा आगे शो हो रहा था। बाकियों को भी शो हो रही? हो रही है। फिर हो रही मैम है हो शो। रही है। आपने मिनिमाइज कर दी होगी, मुझे नहीं शो, मिनिमाइज कर दी होगी। नहीं मैम मिनिमाइज में नहीं की मैंने, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ही हुआ है। वो सही हो जाता है, तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा। नहीं इंटरनेट मेरा बिल्कुल ठीक है, आप लिंक जो मतलब है ना आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। दोबारा ज्वाइन करो।